नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक विज्ञान के बारे में और रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में और डिटेल पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिससे हमारे किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न न छूट पाए। इतना डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं, डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं। आजकल देखने को मिल रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से बहुत ज्यादा डीपली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। और भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग देखेंगे तो भौतिक विज्ञान जो है रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रासायनिक विज्ञान यानी कि भौतिक रसायन जो है रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उसके आपसी संबंधों व उसमें होने वाले परिवर्तनों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो मिस्र देश के एक कीमिया से हुई है। किससे हुई है? कीमिया से हुई है। प्रश्न आता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो मिस्र देश के जो कीमिया नामक शब्द से हुई है। कीमिया कीमिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग है। इसका अध्ययन को केमेटिंग कहा जाता है। इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? केमेटिंग कहा जाता है, केमेटकिंग कहा जाता है। और जोसेफ प्रिस्टल ने 1774 में ऑक्सीजन का आविष्कार किया। अगला पॉइंट देखने को यहीं से बनता है कि जोसेफ प्रिस्टल जो है उन्होंने 1774 में ऑक्सीजन का आविष्कार किया था और लिवासिये ने प्रिस्टल द्वारा किए गए आविष्कार को प्रमाणित किया तथा सिद्ध किया कि लिवासिये नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो आविष्कार किया था प्रिस्टले ने उसको प्रमाणित किया और सिद्ध किया कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। क्या सिद्ध किया कि हम किसी को जलाते हैं या किसी वस्तु को जलाते हैं तो दहन के लिए क्या होता है, मतलब जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है। तो लिवासे को आधुनिक रसायन का विज्ञान का पितामह कहा जाता है। लिवासे को क्या कहा जाता है? यहां से प्रश्न बनता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? प्रश्न ये बनता है कि आधुनिक रासायन विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो लिवासिये को आधुनिक विज्ञान के रासायन विज्ञान के पितामह कहा जाता है। यहां से प्रश्न देखने को हमें मिलता है। आइए बढ़ते हैं आगे। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी 1785 में, द्रव्यमान सिद्धांत का जो संरक्षण है का जो सिद्धांत है वो भी 1785 में उन्होंने ही प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? लिवासिये ने प्रतिपादित किया। रासायन विज्ञान का अत्यधिक विस्तार हो जाने के कारण इसे उपशाखा में विभाजित किया गया। अब क्या होता है, धीरे धीरे रासायन विज्ञान का और ज्यादा विस्तार होता गया, और ज्यादा विस्तार होता गया और ये उपशाखाओं में विभाजित कर दिया गया इनको। तो इनकी प्रमुख जो उपशाखाएं हैं वो हम लोग देखेंगे। रासायन विज्ञान की जो प्रमुख उपशाखा है उसको हम लोग देखेंगे। और पहली शाखा देखते हैं, नंबर पे जो शाखा है भौतिक रसायन। रासायन विज्ञान की भी शाखा निकल के हमारे सामने आ रही है, यानी कि भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी कि भौतिक रसायन के अंतर्गत क्या किया जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं, नियमों और सिद्धांतों का अंतर्गत जिस भी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं भौतिक रसायन। और अगला आता है नंबर 2 पे आता है अकार्बनिक रसायन। जो अकार्बनिक रसायन है इसके तहत सभी अकार्बनिक तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी अकार्बनिक तत्व हैं उनका अध्ययन हम जिस रासायनिक अंतर्गत करते हैं उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, यानी कि कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, कार्बनिक रसायन का मतलब होता है ऐसे रसायन को जिनका अध्ययन किया जाता है जो कि कार्बनिक यौगिक हैं। यानी कि कार्बनिक यौगिकों का जो अध्ययन किया जाता है वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, यानी कि औद्योगिक रसायन। इसमें पदार्थों का वृत्त परिणाम में निर्माण करने वाले संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक में जो जो भी निर्माण करने की सामग्रियां हैं, अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, जंतु, वनस्पति, अन्य पदार्थों का अध्ययन भी हम औद्योगिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, जैव रसायन। जैव रसायन के अंतर्गत क्या करते हैं हम? जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, जितने भी जीवधारी है उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, जंतु, वनस्पति पदार्थ का अध्ययन हम सब जैव रसायन के अंतर्गत करते हैं। नाम से स्पष्ट है, जैव रसायन यानी कि जीवों
क्या एक प्रकार का रसायन जीवों का जो हम अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का जो अध्ययन करते हैं वो जैव रासायनिक के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, यानी कि औषधीय रसायन। जो औषधीय रसायन है इसके अंतर्गत मनुष्य के प्रयोग में आने वाली औषधियां, इनके संगठन, बनाने की विधियां आदि का अध्ययन हम औषधि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आइए देखते हैं अगला रसायन, यानी कि कृषि रसायन। कृषि रसायन जो है इसके अंतर्गत मनुष्य में प्रयोग आने वाली औषधियां, संगठन और बनाने की विधियों का अध्ययन कर हम कृषि रासायनिक के अंतर्गत भी करते हैं। यानी कि खेती का जितना भी अध्ययन का जो काम होता है, अनेक अभिक्रियाएं, अनेक अनेक प्रकार के केमिकल्स जो उपयोग किए जाते हैं वो कृषि के अंतर्गत उनका रासायनिक अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, यानी कि 8 नंबर का पॉइंट है विश्लेषण रसायन। जो विश्लेषण रसायन जो होता है इसमें विभिन्न पदार्थों की पहचान करना, आयतन, मात्रा, अनुमापन किया जाता है विश्लेषण रसायन के अंतर्गत। अब हम लोग कुछ मोस्ट और इंपोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, मोस्ट और इंपोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, यानी कि कुछ जैसे 20 टॉप पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। 20 टॉप पॉइंट यानी कि बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट इस चैप्टर से, यानी कि इस पैराग्राफ से आपको 1 से लेके 5 प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आपका सिलेबस सामान्य जनरल नॉलेज, जनरल विज्ञान से संबंधित है तो हमें इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ। हमने पहले ही पढ़ चुके हम कि रासायनिक विज्ञान का जन्म मिस्र में हुआ। मिस्र में हुआ। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। सबसे हल्का जो तत्व होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा और गैलियम जो है कमरे के ताप पर धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा और गैलियम, यानी कि आपको एक तरफ प्रश्न दिया गया है और एक तरफ आपको उसका उत्तर दिया गया है, और ये इतने सटीक और इतने इंपोर्टेंट 20 टॉप पॉइंट के अंतर्गत हमने इनको रखा है। तो कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु जो है ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु है ब्रोमीन और धातु है पारा और गैलियम। दोस्तों ये दोनों जो है सेम प्रश्न आपको देखने को मिलता है, लेकिन एक में पूछा है द्रव धातु और एक में पूछा है द्रव अधातु। तो दोनों में डिफरेंस है, आपको इसको ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट कैसे तत्व हैं? तो अधात्विक तत्व कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो हैं अधात्विक तत्व और कार्बन के अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। आइए देखते हैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले 3 तत्व कौन से हैं? यानी कि पृथ्वी की जो भूप्रपटी है, पृथ्वी की जो सतह है, उनके ऊपर 3 तत्व कौन से हैं जो प्रतिशत में जो 3 तत्व जो पाए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाएंगे? तो ऑक्सीजन सबसे पहले आता है 46%, और सिलिकॉन आता है 27.72%, एल्यूमिनियम आता है, यानी कि 3 तत्व आपके सामने दिए गए हैं। ऑक्सीजन का नंबर फर्स्ट पे नाम है। आइए देखते हैं सबसे हल्की धातु। पहला पॉइंट था हमारा सबसे हल्का तत्व, और अब आता है सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की जो धातु है वो कौन सी धातु है? लिथियम धातु है। और सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी है? सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम दोस्तों, ऑस्मियम। और विद्युत धारा का सर्वाधिक चालक कौन है? विद्युत धारा का जो सर्वाधिक चालक है वो है आपकी चांदी, यानी कि सिल्वर। सिल्वर